ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फोर्स को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। एक हो गया कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब जो कंजर्व रहेगा। कंजर्व रहने का मतलब कुछ चेंजेस हुए फिर रिटर्न बैक होकर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर या ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएगा जिस स्टेट में वो पहले था। ठीक है, प्रोसेस समझते हैं आप लोग। प्रोसेस मतलब जब कोई भी एक्टिविटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, ठीक है, और एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है उनके बीच में, तो एक प्रोसेस के थ्रू जाता है वो, और रिटर्न बैक होकर जब फाइनल पोजीशन से फिर से यदि वो इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है फिर एक प्रोसेस होता है। तो कम से कम दो प्रोसेस होंगे पार्टिकल या किसी बॉडी को अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब पहले पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल गया, मतलब ए से बी गया, और फिर रिटर्न बैक होकर बी से फिर ए आ गया। तो ए से बी एक प्रोसेस हुआ और फिर बी से ए दूसरा प्रोसेस हुआ, और इस तरह से एक कंप्लीट साइकिल बना। ठीक है, यदि कोई बॉडी पर फोर्स लगेगा और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक प्रोसेस होगा। ठीक है, एक प्रोसेस मतलब पार्टिकल ए पोजीशन पे था जिसको इनिशियल पोजीशन बोल रहे हैं, टी बराबर 0 पर फोर्स लगा तो पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ ए से बी, और ए से बी का डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए डी है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो एफ इंटू डी उसका वर्क होगा। बी पॉइंट पर फिर से फोर्स लगा और वो ए पॉइंट पे चला गया, फिर से वर्क होगा एफ इंटू डी। यदि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो वर्क होगा ही नहीं। फोर्स लगा लेकिन डिस्प्लेस नहीं किया तो वर्क नहीं हुआ। तो हम लोग बात करेंगे अभी जो है वो बात करेंगे एक प्रोसेस का। ठीक है, प्रोसेस मतलब बॉडी पर फोर्स लगा, बॉडी डिस्प्लेस किया, तो वर्क होगा तो फोर्स के कारण होगा, बिना फोर्स के वर्क नहीं हो सकता। ठीक, अब हम लोग उसमें बात कर रहे हैं वर्क में ही है, तो हम बात कर रहे हैं कि दो टाइप के फोर्सेस हैं, एक है कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब एक ऐसा फोर्स जिसके कारण वर्क होगा तो कंजर्वेटिव होगा या कंजर्व रहेगा वहां पर। ठीक, और दूसरे में एनर्जी या फिर वर्क कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक, हम लोग फोर्स की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वर्क बिना फोर्स के नहीं हो सकता। ठीक है, और एक प्रोसेस की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि बॉडी पर फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस नहीं करेगा तो बॉडी पर वर्क नहीं होगा। इसलिए एक प्रोसेस की बात होगी और एक फोर्स की बात होगी। अभी हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में मतलब इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि द फोर्स which remain conserve after a set of process। ठीक है, सेट ऑफ प्रोसेस मतलब मान लीजिए बॉडी पर फोर्स लगा, डिस्प्लेस किया, एक प्रोसेस हुआ, फिर रिटर्न बैक होकर वो इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो उसके पास जितना एनर्जी था या इनिशियली जितना उसके पास वर्क था किया, फिर रिटर्न बैक उतना मिल गया उसको, यानी टोटल उसके पास एनर्जी क्या रहा, कंजर्व रहा। इसीलिए वो फोर्स जिसके कारण ये प्रोसेस हो पाया वो फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें एक ही पॉइंट लिखेंगे जो प्रॉपर्टीज में भी हम लोग आ जाएंगे, और यहां पर क्या कहेंगे, द फोर्स which does not remain conserved after a set of process। कैसे प्रोसेस को समझेंगे, मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है ए, पार्टिकल टी बराबर 0 पर है, यहां इस डायरेक्शन पे बॉडी पर फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस होकर के इस पोजीशन पे गया, ये पोजीशन बी हुआ, और यहां पर टी बराबर सपोज 10 सेकेंड लगा। फाइनली वो फिर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा और बॉडी सी पॉइंट पे आ गया टी बराबर
20 सेकेंड पे। ठीक है, तो ए से बी एक प्रोसेस हुआ, बी से सी एक प्रोसेस हुआ, और हम कह सकते हैं डायरेक्ट मान लीजिए वो बॉडी ऐसे जाता इस प्रोसेस के थ्रू, तो एक प्रोसेस ये हुआ, एक सेकंड प्रोसेस ये हुआ, और एक थर्ड प्रोसेस ये हुआ। ठीक है, हमारा इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। तो आप इसको इनिशियल पॉइंट और पोजीशन कहिए, और इसको क्या बोलेंगे हम? फाइनल पॉइंट और पोजीशन। तो इनिशियल पॉइंट और पोजीशन मिला, फाइनल पॉइंट या पोजीशन मिला, उसको उसके तक पहुंचने के लिए इसके थ्रू गए तो हमारे पास दो प्रोसेस हुए, और यदि हम ए से सी डायरेक्ट गए तो हमारा एक प्रोसेस हुआ। ठीक है, अब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट गए हैं, यदि कोई भी हम प्रोसेस फॉलो करें, कोई भी रास्ता फॉलो करें, कोई भी पाथ फॉलो करें, यदि अमाउंट ऑफ वर्क सेम होगा तो जिस फोर्स के कारण वर्क हुआ है वो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और जिसके कारण जो वर्क होगा वो कंजर्वेटिव वर्क कहलाएगा। तो जैसे ए से सी जाने में फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, ए से बी जाने में भी हुआ, बी से सी जाने में भी हुआ, तो ए से बी फॉर सी इसमें भी फोर्सेस एंगेज हुए हैं, उसके कारण जो वर्क होगा। ठीक, उसके बाद ए से सी जाने में भी फोर्स लगेगा, उसके कारण जो वर्क होगा, यदि सेम होगा, वर्क में चेंजेस नहीं आएगा, तो इसके कारण जो फोर्सेस लगे हैं वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाएंगे। छोटा सा एक एग्जांपल देके आपको बताते हैं, फिर हम लोग इसमें आ जाएंगे। जैसे छोटा सा एग्जांपल से समझिए, हम एक जनरल एक बहुत कॉमन एग्जांपल ले रहे हैं आसान से समझने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 4 पॉइंट है, एक ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट डी है। ठीक है, चार पॉइंट है, ये पोजीशन क्या कहलाएगा? डी। मान लीजिए ए से बी का दूरी कितना है? डी है। बी से सी का दूरी डी मान लेते हैं, और सी से डी का दूरी डी मान लेते हैं, इसको भी डी मान लेते हैं। एक स्क्वायर का 4 पॉइंट है। ठीक है, हमें निकालना है वर्क डन ए टू सी, लेकिन ए टू सी किसके थ्रू? ए से बी सी, मतलब ए से बी होते हुए हम सी जाएंगे। हमारा इनिशियल पोजीशन ये है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, और हमारा फाइनल पोजीशन सी है, फाइनल पोजीशन सी है। ध्यान समझिए, मान लीजिए कि यहां पर मास है, तो ये मास m है और ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अब चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। मान लीजिए एक स्क्वायर ऐसा है, वह चार पॉइंट्स है, उस पर इनिशियली मास ए पोजीशन पर है, m मास, तो उस पर नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। बॉडी को डिस्प्लेस होना है x में, फोर्स लग रहा है नेगेटिव y में। ध्यान से समझ रहे हैं सिचुएशन? फोर्स लग रहा है नेगेटिव y में, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? पॉजिटिव x में। कब? जब हम a से b ले रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन a टू b प्लस वर्क डन b टू c, लिख सकते हैं ना। तो यहां पर अब हम बात कर रहे हैं a टू b का वर्क डन, तो a से b का वर्क डन कितना? mg, और यहां पर डिस्प्लेसमेंट d हो गया, और इनके बीच का एंगल कितना है? तो cos 90 यहां रखेंगे। ठीक, प्लस ये वाला तो टर्म हो गया, अब इसकी बात करेंगे। मान लीजिए इसका मतलब ये हुआ कि ब्लॉक यहां पर आ चुका है, अब यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट होना है। जब B से C डिस्प्लेसमेंट होगा तो mg नीचे होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव y में होगा। तो फोर्स लग रहा है नेगेटिव y में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पॉजिटिव y में, तो एंगल कितना होगा? 180 होगा। तो यहां लिख सकते हैं mg इंटू डी, और इसमें cos 180 लिख सकते हैं। तो हम फाइनली किस पोजीशन पे आ गए? सी पोजीशन पे आ गए। तो ये टोटल कितना होगा? mg साइन cos 90 कितना? 0, और ये माइनस mgd होगा। इसका मतलब है कि वर्क डन a टू b टू c हमें कितना मिला? माइनस mgd मिला। ठीक है, अब हम डायरेक्ट यहां का प्रोसेस देखते हैं। मान लीजिए कि ब्लॉक को हम
इसके थ्रू ऐसे ले जाएं, इस पाथ के थ्रू ले जाएं, तो ये पाथ का लेंथ कितना होगा? होगा, ठीक है। अब इसके कारण यदि हमको वर्क निकालना है, यानी वर्क डन ए टू सी डायरेक्ट निकालना है हमको, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, ये एंगल कितना है? 45 होगा, ठीक। फोर्स लग रहा है नीचे mg, और एंगल 45 प्लस 90 होगा, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? mg इंटू डी कॉस कितना? 135 लिख सकते हैं, और डी की जगह पर क्या लिखेंगे? यहां √2d लिखेंगे। कॉस 135 का वैल्यू बता सकते हैं कितना आएगा? -1/√2, तो √2 से रूट कैंसिल हुआ, -mgd, यानी वर्क डन ए टू सी। इसका मतलब यदि कोई पाथ फॉलो करते हुए हम ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी से सी पॉइंट पाथ फॉलो करते गए, तो वर्क मिला -mgd। माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि वर्क जो है वो फोर्स के अगेंस्ट हुआ है, ठीक है। उसके बाद एक प्रोसेस है ए से सी डायरेक्ट, तो उसके कारण वर्क आया -mgd। इसका मतलब है कि कोई भी प्रोसेस फॉलो करे, कोई भी पाथ फॉलो करे, आपको ए से सी जाने में जो बॉडी पर फोर्स लगा उसके कारण जो वर्क हुआ वो सेम मिला। मतलब ये हुआ कि वर्क कंजर्वेटिव है। वर्क कंजर्वेटिव मतलब वर्क डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, ये पहला बात। एंड द करस्पॉन्डिंग फोर्स विच इज परफॉर्मिंग वर्क is considered as a conservative force because the work does not depend on path, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर पा रहा है। कोई भी पाथ ले लीजिए, आपको सेम वर्क मिल रहा है इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए, तो कंजर्वेटिव वर्क हुआ और उसे करस्पॉन्डिंग जो फोर्स लगा वो कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। समझ में आए? तो यहां आप लिख सकते हैं कि सिंस द वर्क डन बाय द फोर्स, कौन सा, यहां कौन सा फोर्स यूज हुआ है? mg does not depend, क्या लिखेंगे? डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ ऑफ द प्रोसेस। क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है ये? हाँ, इट ओनली डिपेंड्स किस पर? इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट या पोजीशन, ठीक है। तो इसके लिए इसका मतलब ये हुआ कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब ऐसे फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स। और ऐसे करस्पॉन्डिंग जो वर्क होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव वर्क। एनर्जी कंजर्व रहेगा इस केस में, ठीक है। इतना पहले लिखिए, उसके बाद अलग से प्रॉपर्टीज में हम लोग इंटर कर जाएंगे। नहीं समझ में आया है तो पूछिए। समझ में आया है सबको? चलिए, हो गया? लिख लिए? इसके बाद 2-3 पॉइंट्स लिखने हैं,
हालांकि हम उसको प्रॉपर्टीज में लिखा देंगे, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज में ही लिखिए। वन 180 डिग्री तक सब लोग याद कर लीजिए, साइन का 180 डिग्री तक 135 145 का क्या सबको वैल्यू होता है वो याद रख लीजिएगा। 120 कितना होगा, tan 120 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। साइन 135 कितना होता है, मैथ वाले तो पढ़ना ही है, बायो वालों को याद रखना चाहिए। साइन 135 का वैल्यू पहले वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये बता दीजिए। पॉजिटिव होगा तो कितना होगा, 1/√2 होगा। साइन 135 का वैल्यू वही होगा जो 40 कितना का होगा, 45 का होगा, 1/√2 होगा। बायो वाला कम से कम याद कर लीजिए, उसको लिख करके काम करेगा वो बहुत ज्यादा। properties of conservative force। देखिए सब लोग अभी अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ देखिए यहां पर पहला प्रॉपर्टी लिख रहे हैं कि द वर्क डज नॉट, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड ऑन पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी या पार्टिकल। दूसरा पॉइंट, वर्क ओनली डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करेगा, हाँ इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। एग्जाम्पल्स में कौन कौन आप दे सकते हैं, एग्जाम्पल में ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी जो हम लोग एग्जाम्पल लिए, और कौन सा हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हैं आप लोग। अभी तक कितने फोर्सेस पढ़ चुके हैं आप लोग, ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ चुके हैं, नॉर्मल फोर्स पढ़ चुके हैं, एमजी तो हो ही है ग्रेविटेशनल फोर्स, टेंशन फोर्स पढ़े हैं 3, फ्रिक्शन फोर्स पढ़े हैं 4, स्प्रिंग फोर्स 5, अभी तक 5 ही फोर्स पढ़े हैं। उत्कर्ष बोलो, नेट फोर्स ऐसे ही जवाब देते रहोगे, न्यूटन नाम पड़ जाएगा। एक 18 बैच में भी न्यूटन था, उसका नाम न्यूटन रखा गया है। नेट फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और बताइए सीडो फोर्स, ठीक है, और और फोर्स बताइए जो जिसको अभी तक आप पढ़ पाए हैं, और नहीं फोर्स, ठीक है, मोरलेस यही है, उसमें 1-2 और ऐड होगा तो होगा बाद में। तो अभी हम लोग यहां बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल हो गया, उसके बाद यदि हम और एग्जांपल लें तो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जांपल नहीं होगा उसका, जैसे हम लोग बात करेंगे यहां स्प्रिंग फोर्स का,
ज्यादा फोर्स की बात नहीं करेंगे, हम लोग को कुछ ही टॉपिक्स पे पढ़ना है। स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद और एक टेंशन फोर्स ले सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद चूंकि इसमें ये जो फोर्स, ये सारे फोर्सेस हैं, इसके कारण यदि बॉडी डिस्प्लेस करेगा और एक पाथ से, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जाएगा और उस दूसरी पोजीशन जाने में कई पाथ फॉलो कर सकता है वो, तो उन सारे का वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। तभी वो फोर्स क्या कहलाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स, और जो वर्क होगा वो कंजर्वेटिव वर्क कहलाएगा। नॉन कंजर्वेटिव में क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव केस में सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये पोजीशन ए है, यहां पर ब्लॉक मास m है, और ये पोजीशन b हो गया, पोजीशन c एंड पोजीशन d। सारे का डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ कितना है, d है। अब मान लीजिए सपोज करेंगे ब्लॉक ए पोजीशन से चलना स्टार्ट करता है, हम लोग वहां भी लिए थे, तो ये है उसका इनिशियल पोजीशन हो गया, इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन में है, हम ले रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स के कारण हम चेक करना चाहते हैं कि वर्क क्या होगा, कहां से कहां, ए से सी। वर्क डन ए टू सी लेना चाहते हैं, तो वो वर्क डन ए से बी प्लस वर्क डन बी से सी हो गया, ठीक है। अब ए से बी यदि बॉडी डिस्प्लेस करेगा, फ्रिक्शन फोर्स मतलब बॉडी डिस्प्लेस करेगा कोई और फोर्स के कारण, बॉडी डिस्प्लेस करेगा किसी और फोर्स के कारण, अब फ्रिक्शन तो उसको अपोज करेगा, लेकिन हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं किस पर, कि फ्रिक्शन फोर्स के कारण क्या वर्क होगा। तो यदि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा ए पॉइंट पर ब्लॉक के, और वो डिस्प्लेस करके उसको बी पॉइंट पे ले गया, डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, तो फ्रिक्शन तो अपोज करेगा उसको। तो यदि बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है पॉजिटिव एक्स में, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नेगेटिव एक्स में लगेगा। तो इसके इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा इस डायरेक्शन में। अब फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव एक्स में है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव एक्स में हुआ, तो ए से बी के लिए वर्क क्या होगा, एफ एस और इंटू डी कॉस कितना 180 होगा, ठीक, प्लस अब जब वो बी से सी जाएगा, तो बी से सी जाएगा तो ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स नीचे होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आई में हो रहा है, हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फ्रिक्शन फोर्स, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स नेगेटिव आई में लगेगा, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आई में बी से सी होगा। फिर से आपको वर्क क्या मिलेगा, एफ एस इंटू डी, और कॉस कितना 180। तो इस केस में आपको -2 इंटू एफ एस इंटू डी होगा, ये वर्क होगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण। हमारा एम कहां से कहां जाना है, ए टू सी जाना है, ठीक है। अब हम बात करें, मान लीजिए कि बॉडी डिस्प्लेस होगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, अब थर्ड केस में जो हम ले रहे हैं, सेकंड केस में इस डायरेक्शन में होगा, तो फ्रिक्शन उसके फिर से एंगल कितना आएगा, 180 आएगा। तो पहले वाले केस में, अब इसमें हम देख लेते हैं कितना आता है वो, तो यहां पर वर्क डन ए टू सी में डायरेक्ट करें तो फ्रिक्शन फोर्स एफ एस इंटू √2 इंटू डी, कॉस कितना 180, ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो फाइनली यहां पर माइनस एफ एस √2 एफ एस इंटू डी, ये वैल्यू आया WA2C डायरेक्ट में। तो क्या दोनों वर्क सेम है कि अलग अलग हैं, दोनों वर्क सेम है या अलग अलग है, अलग अलग है। वहां पर क्या है 2FS इंटू डी है, यहां √2FS इंटू डी है, तो वर्क अलग अलग हो गया, सेम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए। इस कारण से ये कंजर्वेटिव वर्क नहीं हुआ, और जब कंजर्वेटिव वर्क नहीं हुआ तो फोर्स भी कंजर्वेटिव नहीं होगा, इसलिए फोर्स को हम क्या बोलेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स किसके अंदर में आएगा, ये कहलाएगा नॉन कंजर्वेटिव force. It will work will be different for different path होगा, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वर्क हुआ। जैसे ए से बी से सी के लिए वर्क हो गया -2FS इंटू डी हुआ, लेकिन यदि ए से सी के लिए पाथ हम देखें तो उसमें कितना आया, -√2FS इंटू डी आया।
अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वर्क हुआ, इसीलिए ये फोर्स क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव, और इससे करस्पॉन्डिंग जो भी वर्क होगा वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। रीजन ये है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप जस्ट ए से बी के लिए ही देख ले, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा कि यदि बॉडी डिस्प्लेस हुआ है तो फ्रिक्शन हमेशा उसको अपोज करेगा, और जो अमाउंट ऑफ वर्क उसमें से मतलब ए से बी जाने में लग रहा है, जो एक्सटर्नल फोर्स कर रहा है, इसको ऐसा समझेंगे कि एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए पॉजिटिव 10 न्यूटन का लग रहा है, पॉजिटिव एक्स में, जिस कारण से बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स 6 न्यूटन का लग रहा है, तभी तो वो डेड डिस्प्लेस करेगा। तो वो ब्लॉक पर जो एक्सटर्नल फोर्स ने लगाया था वो 10 न्यूटन का, फ्रिक्शन फोर्स ने 6 न्यूटन ले लिया, तो बचा 4 न्यूटन। वही 4 न्यूटन फोर्स तो वर्क कर पा रहा है, तो डिक्रीज कर गया, और हर बार यही हो रहा है। फिर ब्लॉक इधर फोर्स लगा तो फिर 10 न्यूटन, तो फिर 6 न्यूटन फ्रिक्शन ने उसको ले लिया। तो अमाउंट ऑफ जो वर्क है वो कोई ऐसा एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कंज्यूम कर ले रहा है, इसी कारण से वर्क सेम नहीं आ रहा है। और जहां कंजम्पशन हो जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यदि ब्लॉक ए से बी जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के एंगेंस्ट में फ्रिक्शन लग रहा है और फ्रिक्शन के एंगेंस्ट होकर के वर्क होगा तो हीट में प्रोड्यूस होगा। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, खूब तेजी से साइकिल चला रहे हैं, एकदम रोड एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फुल स्पीड में हैं, अचानक देखिए कि उधर से कुछ जानवर आ रहा है, तो आप ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक लगाने के बाद जब आपका साइकिल रुकेगा तो जहां पर ब्रेक लगा है ना, उस रीम को छू के देखिएगा, वो गर्म हो जाता है। कभी ऐसा हुआ है, कभी महसूस किए हैं? तो वो गर्म क्यों हो गया? क्योंकि जब ब्रेक जो लगा, लॉक किया उसके रीम को, तो रीम को लॉक किया और उसको मूव करने नहीं दे रहा है, और रीम मूव कर रहा है क्योंकि इनर्शिया है उसके पास, तो वो मूव कर रहा है और रिलेटिव मोशन हो रहा है, और वो पूरी तरह से उसको जकड़े हुए है, तो वहां पर रिलेटिव मोशन उसके मतलब मोशन के एंगेंस्ट हो रहा है, तो इस कारण से वो हीट में प्रोड्यूस हो जा रहा है। और वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के कारण आया था, मतलब फ्रिक्शन लगा, उसको अपोज करने में लगा, वो हीट जमा हो गया, कंज्यूम हो गया, वो सराउंडिंग को मिल गया। यदि वो एनर्जी फिर से दिया जाए तो आपने फोर्स लगाने से पहले जो आपके पास एनर्जी था वो मिल जाएगा। बात को समझ में आ रहा है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जब हम आपको बताएंगे तो पूरा और इसको समझाएंगे अच्छे से। जैसे हम लोग 9-10 में क्या करते हैं, ये बोल के निकल जाते हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड, कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड जस्ट इन वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म, ये बोल के निकल लिए, बाकी आप तुम संभाल लो मास्टर, ठीक है। लेकिन यहां पर बोल के निकलने से नहीं होगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चंस रहेंगे, तो समझना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं, मान लीजिए सपोज कीजिए एक ट्रक है, वो अपने मोमेंटम से आ रहा है, मास इंटू वेलोसिटी से आ रहा है। एक कार है, वो अपने मोमेंटम से आ रहा है, दोनों हेड ऑन कॉलिजन हो गया, तो दोनों के पास मोमेंटम था, एनर्जी था, हम अभी बताएंगे काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम इंटर करेंगे हम लोग। तो टकराया, टकराने के बाद काइनेटिक एनर्जी जो है उन दोनों का जीरो हो गया, ठीक। टकराने के बाद कुछ साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा, आवाज आया होगा, तो साउंड एनर्जी। टकराने पर मेटल टकराए होंगे तो उसके अंदर चिंगारी भी निकली होगी, तो वहां पर लाइट एनर्जी। उसके बाद टकराने के बाद हीट भी प्रोड्यूस हुआ होगा, तो वहां पर हीट एनर्जी। और जब टकराने के बाद ट्रक का तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ होगा, कार का आगे का दोनों व्हील निकल गया होगा, तो एक सिस्टम से एनर्जी, ये मास डिटैच हुआ, उसका काइनेटिक एनर्जी, उस सब को ऐड कर दीजिएगा, तो टकराने से पहले दोनों के पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो सेम होगा। टकराएगा तो टायर में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन कारण जो एनर्जी होगा उस सब को ऐड कर दीजिएगा, तो टकराने से पहले जो दोनों के पास एनर्जी था सेम होगा। तब आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय हुआ ना ही हमने क्रिएट किया, बस एक फॉर्म से अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बात समझ पाए इस बात को? फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे उसको अच्छे से, उसी में हम लोग ये देखेंगे कि कंजर्वेटिव वर्क कैसे आ रहा है और नॉन कंजर्वेटिव वर्क कैसे आ रहा है। इसको जस्ट राइट डाउन कीजिए, फिर इसका प्रॉपर्टी लिखा देते। काफी दिनों के बाद हम लोग का क्लास हो रहा है, उम्मीद है सारे टॉपिक्स ऊपर से निकल रहे होंगे, कुछ ही लोग को समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग जो छुट्टी में रहते हैं तो उनको लगता है कि बस छुट्टी ही चलता रहे, छुट्टी का इनर्शिया आ जाता है उनके अंदर।
आज 13 है। कल कल से बुक फेयर गांधीधाम में लगने वाला है। परसों, कल से 15 तारीख से है। 15 की 14 तारीख से है। अच्छा, 15 से 24 तक है। हाँ, आप लोग का तो हर दिन बीच बीच में चिल्ड्रंस डे हो जाता है। कौन आज ऐसा। अच्छा, एक चीज बताइए, चिल्ड्रंस डे हम समझ रहे हैं, जिस जिस भावनाओं से आप मेरी तरफ देख रहे हैं, वो भावनाओं को हम समझ रहे हैं। वो भावनाएं वो भावनाएं खर्चे से जुड़ी हुई है। आप हमको ये बताइए कि टीचर्स डे में हम लोग ने कोई गिफ्ट मांगा आप लोग से? है? तो तो मैंने खाना मांगा था आपसे टीचर्स डे में, बताइए। अरे, ये तो और है। अरे, तो ये अच्छी बात है ना कि हमने आपको दिया, आपको बिना मांगे दिया। इसको ये कैसे ले रही है, मतलब कि हम मांगे थे आपसे जो हमको दे दिए। ओ अच्छा, ठीक है, क्लास के बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है। तुम दोनों का ना, मतलब राहु केतु एक ही लगता है हमको। कुछ हम लोग बोले कि डिस्कस करते हैं क्या, बोला डीजे शुरू हो गया। कल डायरेक्टर सर बोल रहे थे, कल पूछ रहे थे कि क्या मतलब कल चिल्ड्रंस डे परसों क्या करना है क्या। हम बोले याद मत दिलाइए, खर्चा हो जाएगा इसलिए। चिल्ड्रंस डे में तो नेहरू जी का जन्मदिन हुआ था ना। उनको बच्चे पसंद थे, लॉस हम लोग करा देते हैं ऐसा। यहाँ तक हो गया। इसके प्रॉपर्टीज में लिखिए, कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं तब तक।
लिखिए पॉइंट्स लिख लीजिए। एक पॉइंट कंजर्वेटिव फोर्स में छूट गया है, उसको भी लिख लीजिएगा इसको लिखने के बाद। कंजर्वेटिव वर्क का एक प्लस पॉइंट क्या है कि यदि पार्टिकल इनिशियल पोजीशन चला, अलग अलग पाथ ट्रैवल करता हुआ वह फिर से इनिशियल पोजीशन पे पहुंच गया, तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम हुआ, तो एक क्लोज लूप बना। उस क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होगा कंजर्वेटिव फोर्स के कारण, लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन जीरो नहीं होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स में भी पूरा पढ़ना है आप लोग को, तो उसमें आप ऐड कर लीजिए जो कंजर्वेटिव फोर्स का जो प्रॉपर्टीज है उसमें इसको ऐड कर लीजिए। ये इसमें आ गया और उसमें जीरो हो जाएगा बस।
कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा तो वर्क डन जीरो होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के कारण होगा तो वर्क डन जीरो नहीं होगा क्लोज लूप के लिए। इसमें 4 प्रोसेस हैं, 3 प्रोसेस भी हो सकता है। मिनिमम पार्टिकल का अपने इनिशियल पोजीशन पे पहुंचने के लिए कितने प्रोसेस होने चाहिए? मिनिमम 2 होने चाहिए। मिनिमम 2 से ही वो इनिशियल पोजीशन पहुंचेगा, और उसमें कंडीशन ये रहेगा कि जिस पाथ को फॉलो करके वो ए इनिशियल से फाइनल पे गया था, उसी पाथ को फॉलो करके वो फाइनल से इनिशियल पे आएगा। ठीक है, यदि स्ट्रेट लाइन पाथ है तब। अभी तक वो आया नहीं है, आई कार्ड जो लिए हुए था, कहाँ है? अब नहीं आया वो, बाहर ही है, बाहर नहीं है, घूम रहा होगा। हम्म, समझा रहा होगा पूरा अच्छे से। जो आई कार्ड लेके नहीं आया है, उन्हीं हम जस्ट एकदम बैग में रख लिए थे, रखे थे, और हम उधर गए नहाने के लिए, कोई निकाल लिया। बेचारा वो सीधा साधा लड़का आया था, जब आया था बहुत सीधा था। सुधांशु, सुधांशु एक पतले पतले नहीं है लड़के, लास्ट में आया है। उसको ये 2-3 लोग मिल करके बोला आओ मेरे रंग में रंग जाओ, उसको ऐसा रंग में रंग दिया है। दूध कल मंगाने के लिए भेजे एक पैकेट, किसको भेजे थे? इसको भेजे थे। 4 आदमी के साथ दूध लाने गया है। हम पूछे कि तुम क्यों, उसको पूछे तुम कहाँ गए थे? तो दूध लाने के लिए। मतलब ये उठ नहीं रहा था क्या दो एक आदमी से? अच्छा, आप कहना चाहते हो पहले से उपजाऊ भूमि थी, हमने सिर्फ उसमें बीज रोपा है। हो गया? डाउट है तो पूछिए, जिसको कोई डाउट नहीं है। हाँ? खुशी? हाँ, कोई डाउट नहीं है? कल हमको फोन करके बोल रही है कि सर वीडियो आप अपलोड नहीं कर रहे हैं क्या? हम अपलोड तो कर ही रहे हैं। उन्हें नोटिफिकेशन आया होगा। नहीं सर, नोटिफिकेशन ऑफ है मेरा। चलिए,
आपसे पूछ रहा है फाइंड अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रीच ए टू सी। ठीक है, ए से सी जाने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है। अब लिख रहा है कि इज दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव ऑफ और या सिंपल नॉन कंजर्वेटिव पूछ रहा है कि नहीं। अब फोर्स का डायरेक्शन देखिए किधर है। फोर्स का डायरेक्शन इधर लेते हैं, ये F बराबर 20 न्यूटन का। ठीक है, अब इस फोर्स के कारण बॉडी का जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ए से बी से सी गया और एक में डायरेक्ट ए से सी गया, तो आपको बताना है इस फोर्स के कारण बॉडी का जो वर्क हुआ वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। करके बताइए। तो समय लीजिए, 2 मिनट में बनाइए, फिर हम बताते हैं। नहीं तो डायरेक्शन से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले सकते हैं ऐसे, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। एंगल ये आपको अल्फा दिया है, अल्फा आप पता कर सकते हैं। आ रहा है। फर्स्ट प्रोसेस ए से बी से सी के लिए कितना आया, कितना आ रहा है, 80 जूल आ रहा है। और अब ए से सी के लिए कितना आ रहा है, ध्यान रखिएगा लेंथ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। वर्क जो निकलेगा यदि आप जूल में निकाल रहे हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट मीटर में लेना पड़ेगा। समझ गए। ए से सी में कितना आया,
कुछ समझ में आ रहा है? कंजर्वेटिव होगा, ये तो समझना था। फोर्स कांस्टेंट है, पॉजिटिव एक्स में लग रहा है, तो ए से बी के लिए तो कॉस्ट जीरो हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ध्यान ये रखना है कि ये सेंटीमीटर में, तो 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई की मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, यदि आप चाहते हैं कि वर्क जूल में रहे तो ये आ गया। अब बी से सी के लिए तो फोर्स तो पॉजिटिव एक्स है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, पॉजिटिव वाई में हो रहा है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया, वो वर्क होगा नहीं उसी कारण। तो यानी कि ए से सी में टोटल वर्क वही हुआ जो कि ए से बी में रहा, ठीक है। बी से सी में तो कुछ वर्क हुआ ही नहीं। अब ए से सी में आप डायरेक्ट लिख लीजिए, कॉस यूज करेंगे, कॉस अल्फा यूज करेंगे ना, क्योंकि फोर्स पॉजिटिव एक्स में है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अल्फा एंगल पर, तो वर्क क्या कहता है, वर्क बराबर फोर्स डॉट क्या होता है, डी या एक्स, तो उनके बीच का एंगल, तो उनके बीच का एंगल अल्फा है, तो कॉस अल्फा कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनस 4/5 आया, सेम वैल्यू आ गया, समझ गए। तो इसका मतलब है कि ये फोर्स कैसा फोर्स होगा, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। यदि यही फ्रिक्शन फोर्स रहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की क्या प्रॉपर्टी है, ए से बी में वो नेगेटिव एक्स में लगेगा, बी से सी में वो अपना नेचर चेंज कर लेगा, वो नीचे लगने लगेगा, और जब हम ए से सी के लिए लेंगे तो वो उतने ही एंगल पर नीचे की तरफ लगेगा। इसी कारण से हर समय वो अपोज करता है, इसी कारण से उसके कारण हमें नेगेटिव वर्क मिलता है, या सब अलग अलग पाथ में अलग अलग वर्क मिलता है, ठीक है। और नेगेटिव और नॉन कंजर्वेटिव में एक ये हो गया, एक और ही कोई फोर्स है जो पढ़ना है, बाकी आपको फ्रिक्शन फोर्स ही मेजरली आपको पढ़ना है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में, ठीक है। इसको कर लीजिए, वर्क करते हैं हम, ये काइनेटिक एनर्जी में आते हैं हम, फिर और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग मॉड्यूल से, हो गया। काइनेटिक वर्क जानते हैं आप लोग, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी किसको कहेंगे हम लोग। सबसे पहले एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझ लें। एनर्जी क्या करता है, एनर्जी होता क्या है। अभी हम लोग जो मैकेनिक्स में हैं, तो मैकेनिक्स में हम लोग दो टाइप की एनर्जी देखेंगे। एनर्जी हम लोग 9th में भी, 9th में खास करके पढ़े हैं, एक चैप्टर ही था उसमें, ठीक है। तो एनर्जी बेसिकली क्या करता है, किसी बॉडी या कोई सिस्टम है उसके पास वर्क करने की कितनी एबिलिटी है, वो रिप्रेजेंट करता है उसके एनर्जी से, ठीक है। मतलब कोई भी बॉडी, मान लीजिए सपोज करें कि एक छोटा बच्चा है, वो अलमीरा को फोर्स लगा रहा है, तो वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो हम कहते हैं कि उस बच्चे ने कम एनर्जी लगाया, कहते हैं ना। हालांकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क हुआ ही नहीं, तभी भी हम कहते हैं कि उस बच्चे ने कम एनर्जी लगाया, आम भाषा में कहते हैं। और यदि मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, कोई एडल्ट पर्सन है, उसने फोर्स लगाया और वो अलमीरा डिस्प्लेस कर गया, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, इसने उतना एनर्जी लगाया जितना एनर्जी इसको चाहिए था। हम लोग आम भाषा में ये बात कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कोई भी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए या कोई भी सिस्टम कोई वर्क करने के लिए जितना उसके पास मतलब कि आप ये कह लीजिए कि जो उसके पास एबिलिटी है, उसी एबिलिटी को हम लोग एनर्जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी के पास कम एबिलिटी है तो वो कम फोर्स लगाएगा, कम वो वर्क कर पाएगा, किसी के पास ज्यादा एबिलिटी है तो वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। जैसे वाटर पंप जानते हैं, वाटर पंप क्या करता है, वो पानी, उसके पास दो वल्व होते हैं, एक इनटेक वल्व होता है, एक आउटलेट वल्व होता है। इनलेट वल्व से वो पानी को खींचता है, सकिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं, वो पानी को खींचता है, और आउटपुट वोल्व से वो रिलीज करता है पानी को। तो कुछ छोटा पंप जो होता है वो कम हाइट तक, मान लीजिए 20 फीट, मतलब 2 फ्लोर तक वो उसको लिफ्ट कर सकता है। वो कम पावर का या कम एनर्जी का वो पंप होता है। एक बड़ा पंप होता है, इसके पास ज्यादा एनर्जी होता है, ज्यादा हॉर्स पावर का होता है, वो उसी पानी को जो सकिंग प्रोसेस थ्रू वाटर इनटेक भी ज्यादा लेगा वो, और रिलीज करेगा तो वाटर को ज्यादा हाइट तक वो पहुंचा सकता है। जहां पर मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग होते हैं, जहां 10 फ्लोर 20 फ्लोर रहते हैं, वहां पर ऊपर पहुंचाने के लिए उसको यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 15 फ्लोर का आप बिल्डिंग्स कहीं देखें, बिस्कोमान देख रहे हैं आप सोचो कि टॉप फ्लोर वाले जो लोग होंगे उनको पानी कैसे मिलेगा। पानी तो 20 फ्लोर नीचे है, और एक फ्लोर का हाइट आप मान लीजिए 10 फीट भी मान लीजिए, तो 20 × 10 यानी 200 फीट नीचे है पानी। वो पानी को 200 फीट ऊपर लाना है, ठीक है। तो पंप का यूज होगा ना, तभी तो ऊपर जो वाटर टैंक होता है,
आप लोग जहां रहते घर में रहते हैं या फिर आसपास जो भी घर है उसमें वाटर टैंक जो कंज्यूम होता है, वाटर जो हम लोग कंटेन करते हैं, वो कहाँ सबसे ऊपर करते हैं ना? क्यों सबसे ऊपर क्यों करते हैं? हाँ, सबसे ऊपर इसलिए करते हैं, मान लीजिए 4 फ्लोर का बिल्डिंग है, ऑन जनरल इन जनरल हम बात करते हैं, आज तक 4 फ्लोर का बिल्डिंग देखे हैं कभी जीवन में? कैसा दिखता है? आ? ठीक। तो 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, मान लीजिए कि आप 4th फ्लोर पर रह रहे हैं, ठीक है? आपने नल खोला तो पानी ही नहीं आ रहा है, तो आप क्या सोचते हैं कि वो जो नल से पानी आता है, वो पानी जो वाटर टैंक से जुड़ा हुआ है, वो नल, तो वो वाटर टैंक कहां होगा? आप 4th फ्लोर पे हैं तो 4th फ्लोर के ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा, क्योंकि वाटर जो है, आप वहां से वाटर टैंक से पाइप जुड़ा हुआ है, वहां से पानी निकल रहा है, और वो निकल क्यों रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो पानी अपने पाइप के थ्रू होता हुआ आपके नल तक पहुंच गया। यदि वो आपका जो नल है, जो आप जिस फ्लोर पे आप रह रहे हैं, उस फ्लोर पे भी यदि वाटर टैंक को रख दिया जाएगा ना, तो पानी आपके नल में नहीं आएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिस फ्लोर पर 4th फ्लोर पे आप रह रहे हैं, उस 4th फ्लोर पर वाटर टैंक को रख दिया जाएगा, तो उस वाटर टैंक से पानी नल के थ्रू आपके आपके किचन में या बाथरूम में नहीं आएगा। रीजन ये, क्योंकि वाटर का लेवल क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वाटर का लेवल बराबर हो जाएगा। जब वाटर का लेवल बराबर हो जाएगा तो वाटर का डिस्चार्ज खत्म। एक छोटा सा एग्जांपल घर जाके कीजिएगा। अरे सुनो ध्यान से, एक एग्जांपल हम बता रहे हैं जो घर जाके कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि ये बहुत खतरनाक है, कर सकते हैं, आराम से घर जाके कीजिएगा। 2 बाल्टी ले लीजिएगा, ठीक है? मम्मी भी खुश हो जाएगी, आज सफाई होगा। 2 बाल्टी लीजिएगा, दोनों में एक में खाली पानी रखिएगा, एकदम पानी नहीं, एक में पूरा भर लीजिएगा। खाली पानी मतलब पानी है ही नहीं। अच्छा, आप लोग को लगा कि सिर्फ पानी इसमें रखेंगे, बकेट ही नहीं रखेंगे। एक एक खाली रहा जिसमें पानी नहीं है, एक बकेट, और एक बकेट में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है? अब आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? एक पाइप से कनेक्ट करना पड़ेगा, एक छोटा सा पाइप से कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों के बॉटम को, ठीक है? तो मान लीजिए कि एक बकेट यहां ऐसे है और एक बकेट ऐसे है, ये पूरा फिलअप है, ठीक है? ये फर्स्ट बकेट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, फिलअप है। इसका हाइट मान लीजिए h बराबर 10, आप इसको मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, 20 नहीं मानिए, 100 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है? हाइट में है। आप इसको कनेक्ट कर देंगे यहां पर पाइप से कनेक्ट कर दे तो पानी इसमें से इंटर करेगा, इसमें आएगा, यहां से वाटर डिस्चार्ज होगा, इसमें इंटर करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? कनेक्ट करने पर करेगा, और इसका लेवल नीचे जाएगा, इसका लेवल राइज करेगा। क्या इसके लेवल का नीचे होने का जो रेट है, इसके राइज होने का रेट सेम होगा? ये डिपेंड करेगा कि सेम साइज का बकेट है कि नहीं। मान लीजिए ये बकेट का डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है, इस बकेट का डायमीटर आप 2 सेंटीमीटर का लिए, तो जितना पानी इसमें डिस्चार्ज करेगा, हाइट तेजी से राइज करेगा। बात समझ गए? तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि दोनों के बकेट का डायमीटर क्या है, ठीक है? यदि सेम है तो सेम रेट, जिस रेट से ये डाउन होगा, यानी कि dH/dt जो इसका होगा, उसी से ये राइज करेगा, दोनों का क्या होगा? सेम होगा, ठीक है ना? dH/dt मतलब हाइट का घटना, ये स्पीड, किस स्पीड से घट रहा है वो। तो वाटर इसमें यहां से इंटर कर रहा है, यहां से रिलीज, यहां से भरता जा रहा है, और कब तक फिलअप होगा इसमें पानी? दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए, ठीक है? लेवल जैसे ही इक्वल होगा, दोनों वहीं पर रुक जाएगा, ना इसका राइज करेगा ना इसका डाउन होगा, ठीक है? समझ पाए? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या लगता है? वो इतने ही पे जाकर क्यों रुकेगा? और ये चीज का हम लोग बहुत सारे जगह पर यूज करते हैं, इस बेनिफिट का। ये जो ये सब बनाया है ना, या हम लोग जब कॉलम वगैरह सब बनाते हैं, या फिर कह लीजिए कि बिम वगैरह रहता है, उसमें भी वाटर लेवल चेक किया जाता है, ठीक है?
वाटर लेवल मतलब पाइप के थ्रू वाटर रहता है और वहां पर लेवल और वहां पर लेवल मैच कराया जाता है, वहां का लेवल वहां से मैच करके मतलब दोनों का हाइट सेम है। जैसे हो सकता है ना, मान लो यहाँ दीवार 10 फीट 2 इंच है, यहाँ दीवार 10 फुट 2 इंच है, ठीक है, लेकिन ग्राउंड का लेवल ही बराबर नहीं है। मान लो ये ज्यादा नीचे है तो इसका 10 फीट 2 इंच और इसका 10 फीट 2 इंच, ठीक है, तो इसका लेवल नीचे है तो ये तो नीचे आ जाएगा ना, जबकि हाइट दोनों का 10 फीट 2 इंच है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड के लेवल से मैच कराते हैं। कुछ बात समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग में हम लोग यूज करते हैं इसको, ठीक है, जबकि दोनों का हाइट 10 फीट 2 इंच है लेकिन इसका लेवल नीचे है, तो ये मान लीजिए 4 इंच नीचे है तो वो 4 इंच ऊपर है उससे, इससे, तो 10 फीट 2 इंच और इसका 10 फीट 2 इंच में फिर से डिफरेंस आ जाएगा 4 इंच का, तो इसको 4 इंच बढ़ाना पड़ जाएगा ताकि उसके लेवल में आए, ठीक है। यहां पर भी वाटर लेवल बना करके फिर इसको मिलाया गया है ताकि सब जगह लेवल बराबर हो। तो ये लेवल बराबर इसलिए हो जाता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दोनों पर लग रहा है, ठीक है, दोनों पे लग रहा है और दोनों के पास अपनी अपनी एनर्जी है जिसको पोटेंशियल एनर्जी हम लोग आगे जाके कहेंगे। तो यदि दोनों का वाटर लेवल सेम रहेगा तो इस पर जो ग्राउंड जो फोर्स लगा रहा है वो दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। और यदि लेवल बराबर नहीं है तो एक हम लोग पढ़े हैं वर्क जिसको कहते हैं mgh, mgh मतलब mg इंटू एच। यदि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था कि इसका हाइट ज्यादा था, हाइट यहाँ ग्राउंड, ये मान लीजिए यहां से हाइट इसका 100 सेंटीमीटर था, तो 100 मतलब mg, इसके अंदर जो मास है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और हाइट कितना 100 सेंटीमीटर, तो इसके पास वर्क करने की एबिलिटी है, वर्क करने की एबिलिटी है तो वाटर लेवल गया इधर, वाटर गया इधर और यहां लेवल राइज किया तो इसके पास भी वर्क करने की एबिलिटी आ रही है, इसके पास भी, इसका घट रहा है, इसके पास बढ़ रहा है, और जब दोनों का लेवल बराबर हो गया, दोनों के पास सेम वर्क करने की एबिलिटी है, तो अब ट्रांसफर होगा ही नहीं क्योंकि इसके पास भी उतना ही एनर्जी है जितना उसके पास एनर्जी है। एनर्जी वर्क होने के लिए एनर्जी का मतलब गैप होना चाहिए, समझ गए? ये चीज हम लोग आगे भी देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंट घर जाके आप कीजिएगा। तो वाटर, तो जो हम मैंने पहले शुरू में बोला था कि वाटर टैंक जो है, यदि आप फोर्थ फ्लोर पे रह रहे हैं और वर्ष फोर्थ फ्लोर पे ही वाटर टैंक रखेंगे तो वाटर टैंक से पानी आपके नल में नहीं आएगा। यदि आपको पानी चाहिए तो आपको वाटर टैंक का लेवल ऊंचा रखना पड़ेगा, इसीलिए कुछ कुछ घरों में किचन के ऊपर में वाटर टैंक होता है, देखा है आप लोगों ने, छोटा सा वाटर टैंक होता है। खासकर मुंबई वगैरह जगह में जहां जाएंगे ना, वहां पानी की कीमत बहुत ज्यादा है, जितना हम वेस्ट कर देते हैं ऐसे ही फेंक देते हैं पानी, ठीक है, वो उतना से उन लोगों का बहुत काम हो जाता है क्योंकि वहां वाटर की बहुत स्कार्सिटी है जबकि समुद्र के किनारे है, ठीक है। तो अब यदि आपको फोर्थ फ्लोर पर है तो आपको वाटर टैंक सबसे ऊपर रखना पड़ेगा और जितना ऊपर रखेंगे उतना ही वाटर फ्लो का स्पीड ज्यादा होगा। मतलब यदि फिफ्थ फ्लोर पर वाटर टैंक रखा हुआ है तो फोर्थ फ्लोर वाले को वाटर का जो फ्लो हो रहा है नल से उसका स्पीड थोड़ा कम नजर आएगा, थर्ड वाले को ज्यादा नजर आएगा, सेकंड वाले को उससे ज्यादा, और फर्स्ट वाले को लगेगा कितना स्पीड है। वो जब नल खोलेगा ना तो नल पर आवाज करता हुआ खुलेगा एकदम, बोले अब हम आ रहे हैं, हट जाओ ठीक है पर नल से पानी निकला, आपके बकेट में छेद हो गया ऐसे उठा है, पानी गिर रहा है से, ऐसा भी हो सकता है, समझे। और वाटर जेट से हम लोग मेटल को कट करते हैं, मेटल को कट करते हैं वाटर जेट से, पता है आप लोग को? नहीं पता है तो आ जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, ठीक है, वाटर जेट मशीनिंग सर्च कीजिएगा, तो वाटर के जेट से हम लोग मेटल को कट कर रहे हैं और इतना फाइन कटिंग होता है कि पता ही नहीं चलता कि कट हुआ कि नहीं। पता है ये बात आप लोगों को? हाँ, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले, आज तो खैर टाइम खत्म हो गया, कल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एनर्जी का दो स्पेसिफिक जो टाइप्स है वो हम लोग देखेंगे फिलहाल के लिए, जो एनर्जी है, बाकी केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब चीजें हम लोग आगे जाके देखेंगे। अभी फिलहाल मैकेनिक्स में दो तरह की एनर्जी देखेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल, दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है वो भी देखेंगे, ठीक है। अभी जो बताए घर जाके कीजिएगा, थोड़ा सा बकेट में छेद करना पड़ेगा, जो यहाँ होल करना पड़ेगा ना, अरे ठीक है, दो जो वाटर बोतल है ना, दो वही ले लीजिएगा,
उसी में होल कर दीजिएगा, एक स्क्रू ड्राइवर रखिएगा, उसको गर्म करके उसमें ऐसा होल कर दीजिएगा, एक पाइप से जोड़ दीजिए। हाँ, वो तो कर सकते हैं, करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। और यदि यदि इक्वल नहीं हो रहा है लेवल,